वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जो हम चैप्टर कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस का। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे, पार पे, प्रीमियम पे। तो ये बेसिक, आई नो इट वाज अ लिटिल बेसिक, लेकिन ये भी हमारे जब कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो उससे पहले हमें बेसिक्स समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसमें आपके लिए क्वेश्चन है, पहले आप इसे सॉल्व करो। पहले आप इसे लिख लो पॉज करके, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन शेयर करूँगी और आप मैच करोगे कि इसका सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन सेम है या नहीं। देखो, JCM Limited invited applications for issuing 20,000 equity shares at 20 each। मतलब इसका पैसे एप्लीकेशन मनी कितने आने चाहिए थे? 20,000 इंटू 20, दैट इज 4 लाख रुपए आपके पास आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन आपके पास आए कितने? आपने डिस्काउंट पे इशू किया ना 10%, तो इसकी वजह से आपके पास कितने आए? 20,000 इंटू 18, 20 रुपीज माइनस 2 रुपीज, दैट इज 10%। तो आपके पास कितने आए? 3,60,000। तो आपका बैंक अकाउंट का एंट्री में होगा 3,60,000, और जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में लेकिन आप ट्रांसफर करोगे वो होगा 4 लाख। तो डिफरेंस अमाउंट कहाँ जाएगा? ये दोनों के बीच में डिस्काउंट। तो आई होप आप इसे पॉज करने के बाद, पॉज कर लो। अब इसके बाद क्या है इसका सोल्यूशन? ये है आपके सामने इसका सोल्यूशन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बैंक से हमने 3,60,000 एंट्री कर लिया बैंक का, और बाकी हमने एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर लिया शेयर कैपिटल में। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इस पे भी हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हम सिंस बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, तो इसमें भी एक क्वेश्चन होगा, और वो है कंसिडरेशन अदर दैन कैश। जब हम कैश लेने के अलावा कुछ और लेते हैं, लाइक एनी एसेट, प्लांट मशीनरी, ठीक है, तो उसमें हम क्या एंट्री करेंगे? तो उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक ट्रिक पॉइंट या फिर एक प्रॉब्लम है आपके लिए कि इसमें तीनों सिचुएशंस दी गई है, पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा, तो क्या सीन होगा। ठीक है, आपने 90,000 के बिजनेस कर दी वाई लिमिटेड के नाम की। उस केस में आपने 10 रुपए के एक शेयर इशू किए, तो आपने कितने शेयर्स इशू किए? 9,000 शेयर्स। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद आप पहले समझ लो, उसके बाद जब मैं बोलूँगी पॉज करना, तब आप पॉज करके इस क्वेश्चन को लिखना, फिर सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो इसके बाद हम एंट्री क्या करेंगे? जब एट पार होगा, इसका मतलब है कि 90,000 के शेयर्स, 90,000 के शेयर्स हमने 90,000 10 रुपए के शेयर्स, सॉरी 90,000 का शेयर्स है, 90,000 टोटल वैल्यू है, 9,000 के शेयर्स है, 9,000 शेयर्स है। तो हम इसको एट पार में जब इशू करेंगे, मतलब 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए का इशू किया, मतलब हमारे पास कितना है? 90,000 रुपए हमने दिए हैं। ठीक है, 90,000 का वैल्यू हमारे पास आया, और 90,000 के शेयर्स हमने इशू किए। प्रीमियम मतलब जितना हमारा 10 रुपए का शेयर था, उसमें हमने 25% और ऐड किया, मतलब 12 रुपीज 50 पैसे के हमने एक शेयर इशू किए हैं। ठीक है, तो अब हम 90,000 शेयर हम इशू करने वाले थे, लेकिन अब क्या होगा? ये कम हो जाएगा। 90,000 ही हमें वैल्यू देना है ना, तो अब ये कैसे डिफर करेगा, कैसे चेंज होगा, आप ये देखो। और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 12 रुपीज 15 पैसे। तो अब कितने शेयर इशू करोगे? तो अब एक शेयर का वैल्यू हो गया 12 रुपीज 50 पैसे। तो अब 90,000 के वैल्यू का बिजनेस करता है, और एक शेयर की वैल्यू है 12 रुपए 50 पैसे। तो अब हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, वो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7,200 शेयर्स हमें इशू करने हैं। ठीक है, और उसकी एंट्री करेंगे, वो भी आप एक बार ट्राई कर लो, फिर सोल्यूशन देखना। और डिस्काउंट, अब इस केस में क्या हुआ कि 90,000 तो हमें वैल्यू देनी है,
और एक शेयर होना चाहिए था ऐसे तो 10 रुपए का, लेकिन डिस्काउंट था 10% का, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 9 रुपए की। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 9 रुपए से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 10,000 शेयर्स। और आप जो हमारी जो इस ट्रांजैक्शन है उसमें आप वेंडर को कितने पेमेंट करोगे? 10,000 शेयर्स ऑफ 9 रुपीज ईच। देखो अल्टीमेटली 90,000 ही पे करना है, लेकिन और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप 90,000 पे करते हो तो एट पार में तो 10 रुपए के शेयर्स है, तो आपके लिए बहुत सिंपल था। प्रीमियम पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इस पे आपका एक शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे इस केस में बढ़ गया 10 रुपीज़ प्लस 25%, दैट इज 12 रुपीज़ 50 पैसे, और 90,000 ही हमें वैल्यू पे करना था, तो अब इस केस में आ गया 7,200 रुपये। और आगे है डिस्काउंट, तो एक बार आप पॉज कर लो। तो ये आपके सामने सोल्यूशन है। आपकी प्रेजेंटेशन आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे। आपने आई होप सो क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया होगा। अब है इसके सोल्यूशन की बारी। इसमें क्या करना है, पहले तो आप ऐसे जब हम एसेट्स परचेज करेंगे वाई लिमिटेड की, जैसे हमने बिजनेस परचेज किया, तो उसकी एंट्री देना ज़रूरी है, जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया। हमने सिर्फ डिस्कस किया था बाकी की एंट्रीज, लेकिन हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। और आई होप सो कि आपने लिखा होगा खुद ही, जब भी एसेट्स परचेज करते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट लिखते हो, तो ये भी वही एंट्री है और आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली थी। आई होप सो आप सबने ध्यान दी है, आपने मिस्टेक नहीं किया होगा। अगर मिस्टेक किया होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर है फर्स्ट सिचुएशन, जब इशू एट पार होता है। आप पॉज करके देख मैच कर लेना। ठीक है, ये है पूरी एंट्रीज। इसके बाद हम एक बार देख लेंगे हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो हियर इज द स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसको हम रेफर कर देते हैं कि ताकि हमारा कोई भी पॉइंट अगर छूटा हुआ हो तो उसको हम एक बार देख ले और उसको हम कवर कर लें। तो इशू ऑफ शेयर्स हमने देख लिया है, प्रीमियम पे भी देख लिया है, इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है, सेक्शन कौन सा कवर करता है हमारा? 284। ऐसे ये अकाउंटिंग में उतना कोई रेलेवेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, एज अगर आप अकाउंटिंग की बात करो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करो। मीनिंग भी हमने देख लिया, काइंड्स भी देख लिया। ठीक है, इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, डिविडेंड के बेसिस पे आप क्यूमुलेटिव बोल सकते हो, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये एक बार आप रीड कर लेना, सेल्फ पे मैं लिख के छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये भी ऊपर वाले चार्ट से, और हम लोगों ने पहले भी कवर किया है। ऑथराइज्ड जो हमने हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, इशूड जितना हमने सच में ऑफर किया रहता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, कॉल्ड अप जितना हमने कॉल किया रहता है, कि मतलब फॉर एग्जांपल ये ले लो आप 10 लाख रुपए हमने, लेकिन इशू किया कितना? 1 लाख ही। आगे क्या है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब 1 लाख तो हमने शेयर्स इशू कर दिए 1 लाख रुपए वाले, लेकिन हम इसमें 2 ही रुपए हमने मंगाए हैं, तो हमारे पास कितने आए होंगे? 20,000। अब पेड अप एक्चुअली कितना हमें मिला है? अगर समझ लो 2,000 का डिफॉल्ट हुआ था तो 18,000 रुपए हमें मिले हुए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। प्रोसीजर क्या है वो सेबी डिफाइन करता है, और हमें सेबी कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है, और हमें सेबी के भी गाइडलाइंस हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। ये हमने अकाउंटिंग इसका देख लिया, प्रीमियम, डिस्काउंट ये भी देख लिया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। ये सब हमने देख लिया है। रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये सब हमने देख लिया है, एक बार आप रीड कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। देखो ये तो हमने देखा है ना कि हाँ, अगर हम 10 रुपए के शेयर्स को 12 रुपए में इशू करेंगे तो वो उस केस में वो हमारा क्या होगा? शेयर इशूड एट प्रीमियम।
अगर 10 रुपये के शेयर्स हम 10 रुपये में ही इशू करेंगे तो वो होगा शेयर्स इशूड एट पार, और 10 रुपये वाले शेयर्स अगर हम 9 रुपये में इशू करेंगे तो वो होगा शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, इट इज अ कैपिटल रिसीट। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के, कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द कंपनी टू द मेंबर्स एज फुली पेड बोनस शेयर्स। पहला तो हमारा यूज आता है बोनस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं। सेकेंड इज जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मतलब जो एक्सपेंसेस हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के समय हमने इनकर किए थे, उन एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। कमीशन या डिस्काउंट जो हमने इशू किए थे डिबेंचर्स या शेयर्स पे, उससे हम राइट ऑफ कर सकते हैं जो हम डिस्काउंट ऑन इशू किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स। कोई भी प्रीमियम हम जब रिडीम करने वाले होते हैं ना, इसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए लेकिन आगे हम करेंगे, क्वेश्चंस के साथ उसमें आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और फिर परचेज मतलब सेक्शन 68 होता है बाई बैक का, उसमें हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट अकाउंटिंग का। शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट अपने क्वेश्चंस भी देखे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कितना अमाउंट आ जाना चाहिए हमारे पास। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमने 10 लाख शेयर्स इशू किए ना तो हमारे पास 12 लाख तक के आ गए अमाउंट, लोग हमारे शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर हमने 10 लाख इशू किया ना तो 8 लाख लोगों का ही एप्लीकेशन आया कि हम मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम है इस शेयर में। रिजेक्शन ऑफ एक्सेस मनी एंड रिफंड, अगर जब हमारे पास जैसे इस केस में 12 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए का हम रिफंड कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, उसकी एंट्री बताई गई। तो इसमें एंट्री क्या होगी, जैसे हम लोग ने जब लिया था तो क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन अब हम इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, और हम रिफंड करेंगे बाकी अमाउंट को, जैसे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये हमने रिफंड कर दिया। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कहीं हमारा कुछ छूटा तो नहीं है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब प्रो राटा जब हम अलॉट करते हैं ना तो इस जो हमारी एप्लीकेशन में एक्सेस मनी आया है ना 2 लाख रुपए, उसको हम अलॉटमेंट में अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देते हैं, ताकि जो पैसे लोगों ने ऑलरेडी दे लिया है वो उसको बार बार रिफंड करके फिर लोगों को वापस लोगों से लेकर वो कोई झंझट खत्म हो जाए, तो इसीलिए हम वो मनी ही एडजस्ट आगे कर देंगे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ वापस रिफंडिंग एंड वापस रिसीविंग, उसका अकाउंट का एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। अब है इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, शेयर्स इशूड ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर्स इशूड कॉल्स इन एडवांस में कोई दिक्कत है, कॉल्स इन एरियर्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। फिर अगर उस पर कोई इंटरेस्ट होता है तो वो भी हम चेक करेंगे कि कुछ हमारा छोटा तो नहीं। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। कॉल्स इन एडवांस मतलब अगर हमने ऐसे मंगाया था 10 रुपए का एक शेयर था, 5 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, ये था एप्लीकेशन पे, ये था अलॉटमेंट पे, ये था फर्स्ट कॉल, ये था सेकेंड कॉल। तो एप्लीकेशन के साथ साथ लोगों ने क्या किया ना कि पूरा ही अमाउंट, एक इन्वेस्टर ने, मिस्टर एक्स था, एक्स इन्वेस्टर ने सोचा कि 5 रुपए क्या देने, हम पूरे के पूरे एक ही बार में दे देते, ताकि कभी हो सकता है बाद में जब कॉल्स कंपनी मांगे तो वो उनके पास पैसा ना हो या फिर वो बाई चांस कोई डिफॉल्ट ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे अमाउंट को एक बार में ही पे कर दिया। तो इस चीज़ को ही ध्यान रखते हुए कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आया कि एडवांस में आपने पेमेंट आ गया। और कॉल्स इन एरियर्स इसका ऑपोजिट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे हम अभी अलॉटमेंट का कॉल हमने किया था कि 2 रुपए इन्वेस्टर्स जिनको अभी हमने जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो 2 रुपए वापस दे दो जो अलॉटमेंट में देने।
तो बाई चांस किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, 2 रुपए दिए ही नहीं, सिर्फ 5 रुपए अभी तक दे के रखा है, तो उस केस में होता है कॉल्स इन एरियर्स। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? जो एक्स्ट्रा मनी मिला उसको हम शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में नहीं डालेंगे, उसको हम डालेंगे अलग अकाउंट में जिसका नाम दिया जाएगा कॉल्स इन एडवांस। और जब भी वो कॉल करेंगे ना, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा था, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल में हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। इंटरेस्ट हो सकता है, देखो कई सारी कंपनीज की पॉलिसीज होती है कि इंटरेस्ट देने का, कई पॉलिसीज नहीं भी होती है, तो ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये बहुत कम ही क्वेश्चंस में होता है कि इंटरेस्ट भी दिया जाए ऑन कॉल्स इन एडवांस, जिन्होंने भी एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा है। तो ये कैसे होगा? अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मतलब बैंक से पैसे जाने हैं, तो बैंक तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, तो इसमें हमारा बैंक क्रेडिट हो गया। उसके बाद सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। ये अकाउंट को हम डेबिट करके और उस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। अगर कैश में पेमेंट नहीं की गई है तो हम इसका बैंक अकाउंट से तो कर नहीं सकते, तो हम इसके शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डाल देंगे और जो लास्ट में होगा उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हम हर नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी हो गया कॉल्स इन एरियर। इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। अभी हम सिर्फ एक एंट्रीज समझ रहे हैं कि एंट्रीज क्या क्या है। When calls are made upon shares allotted, the shareholders holding the shares are bound to pay the call money। मतलब जब उनसे पैसा मांगा जाए कि ये आपका कॉल मनी ड्यू था, आपको कॉल मनी हम कॉल कर रहे हैं और आपको पे करना है, अगर वो नहीं करते हैं वो चीज़, तो उस केस में हम कहते हैं कि शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, और उस केस में वो जो अमाउंट हमने, जैसे शेयर अलॉटमेंट में हमने क्या एंट्री किया था, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस केस में क्या हुआ कि बैंक अकाउंट में तो इतने पैसे आए नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से जितने पैसे हैं वो हम डेबिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। इस अकाउंट को हम कैंसिल कर देंगे पूरा का पूरा, और सिर्फ ये बचेगा कॉल्स इन एरियर, मतलब ये दिखाएगा कि डिफॉल्ट कितना का हुआ है। ये हमने कर लिया है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। फॉरफीचर मतलब क्या होता है ना, कि अगर परसिस्टेंटली डिफॉल्ट अगर शेयर होल्डर ने किया है, मांगने के बाद भी, टाइम देने के बाद भी उन्होंने, शेयर होल्डर ने कॉल मनी या फिर जो भी मनी हमने कॉल किया था उसको पे नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है कि हम शेयर्स को फोरफीट करने का हक बोर्ड के पास रहती है, जो हमारी कंपनी की बोर्ड है। और फोरफीट करके हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो कैंसिल ही कर दो, हम अब किसी को भी इशू नहीं करना चाहते, या फिर री इशू कर दो। ये दो सिचुएशंस हो सकती है, वो भी हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ।